नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स जीएस जोन आपके यूट्यूब चैनल में। आज ये जीएस का पहला लेक्चर होगा। इसके पहले एक लेक्चर आया था जिसमें से आप सिलेबस के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि पॉलिटी में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और एनी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ठीक है, और आज हम उसी सिलेबस में आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, आप जाके देखेंगे तो पहला टॉपिक मैंने क्या बोला था कि राज्य व्यवस्था या संविधान का परिचय। पहला टॉपिक क्या था? राज्य व्यवस्था और संविधान का परिचय। आज हम यही देखने वाले हैं। राज्य व्यवस्था और संविधान का परिचय, आज इसी की बात करेंगे इस लेक्चर में। अगर हम बात करते हैं किसी भी विषय को पढ़ने की या किसी भी विषय को समझने की, तो जरूरी है यह जानना कि वो विषय शुरू कहाँ से हुआ, वो एक विषय के रूप में कैसे आया, कहाँ से आया। तो हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है? पॉलिटी, जिसको कहते हैं राज्य व्यवस्था। अगर हम बात करें इस सब्जेक्ट के बारे में तो इसका उद्भव या इसका जन्म कहाँ से हुआ यह जानना बहुत आवश्यक हो जाता है हमारे लिए। तो अगर राज्य व्यवस्था की बात करें या किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, किसी भी विषय की बात करें, तो वो विषय अचानक से विषय नहीं बन जाता है, उसके पीछे की एक कहानी होती है। कोई भी विषय बनने से पहले किस रूप में रहता है? दर्शन के रूप में रहता है या फिलॉसफी के रूप में रहता है। दर्शन, फिलॉसफी का मतलब क्या होता है कि यदि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये हमारी मान्यता होती है। ऐसा हम सोचते हैं और आइडिया देते हैं, विचार प्रस्तुत करते हैं। बड़े बड़े दार्शनिक आप जानते होंगे जो कि दर्शन के बारे में बताते हैं। और जब उसी दर्शन को साक्ष्य मिल जाते हैं, क्या मिल जाते हैं? साक्ष्य मिल जाते हैं। जब उसी दर्शन को साक्ष्य मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? वही दर्शन बन जाता है विज्ञान। जब उसी दर्शन को, जिस दर्शन को सोचा गया कि यदि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, उसको जब साक्ष्य मिल गए तो वो क्या बन गया? विज्ञान। उसी तरह राजनीति या राज्य व्यवस्था पहले किस रूप में आया होगा? पहले आया होगा राजनैतिक दर्शन के रूप में। पहले आया होगा राजनैतिक दर्शन के रूप में। जब इस राजनैतिक दर्शन को साक्ष्य प्राप्त हुए होंगे तो ये क्या बन गया होगा? ये राजनीति विज्ञान बन गया होगा। ठीक है, इस राजनैतिक दर्शन को जब साक्ष्य मिले तो ये बन गया राजनीति विज्ञान। अब राजनीति विज्ञान बना तो राजनीति विज्ञान का कहीं ना कहीं क्या किया जाएगा? प्रयोग किया जाएगा। राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान का जब हम कहीं पे सफलतापूर्वक प्रयोग कर लेते हैं या किसी भी विज्ञान का जब हम कहीं सफलतापूर्वक प्रयोग कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो एक विषय के रूप में बन जाता है। जब किसी विज्ञान का कहीं भी सफलतापूर्वक प्रयोग कर लिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? विषय बन जाता है। और फलस्वरूप क्या हुआ होगा? राजनीति विज्ञान एक विषय के रूप में जन्म लिया होगा और जिसका हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं वो एक विषय के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में आया होगा, राज्य व्यवस्था। अब इसमें दो शब्द हैं। पहला शब्द क्या है? राज्य है, जिसको राज लिखा गया है, प्लस क्या है? व्यवस्था है।
हमको दोनों शब्दों का मतलब समझना है, राज्य क्या होता है, व्यवस्था क्या होती है, और हम दोनों शब्दों का अलग अलग मतलब समझेंगे। देखिए, राज्य व्यवस्था में दो शब्द हैं, पहला शब्द है राज्य, दूसरा शब्द है व्यवस्था। राज्य को अंग्रेजी में हम बोलते हैं स्टेट, और व्यवस्था को अंग्रेजी में हम बोलते हैं सिस्टम। एक एक करके दोनों का अर्थ समझते हैं तो हमको राज्य व्यवस्था का अर्थ अपने आप समझ में आ जाएगा। राज्य का अर्थ जब देखते हैं तो अंग्रेजी में स्टेट आता है, और इसी की बात हम पहले करेंगे, उसके बाद इसकी बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं राज्य की तो 1933 में 1933 में एक कन्वेंशन हुआ। कन्वेंशन कहां पर हुआ? कन्वेंशन हुआ मोंटेविडो में। मोंटेविडो कहां पर? मोंटेविडो। इसको हम मोंटेविडो कन्वेंशन के नाम से ही जानते हैं। और मोंटेविडो एक जगह है, साउथ अमेरिका के देश उरुग्वे की राजधानी है। यहां पर 1933 में कन्वेंशन हुआ, जिसमें राज्य के लिए 4 तत्व निर्धारित किए गए कि जो 4 चीजें, ये जो 4 तत्व निर्धारित किए गए, इसका मतलब ये था कि अगर किसी क्षेत्र विशेष के पास ये चारों चीजें पाई जाती हैं तो उसको हम राज्य कह सकते हैं। वो चारों चीजें कौन सी थी? उसको हम राज्य निर्धारक तत्व भी कह सकते हैं। राज्य निर्धारक तत्व, ये 4 राज्य निर्धारक तत्व कौन कौन से थे? तो अगर हम बात करें, पहला क्या था? तो पहला तत्व था भूभाग। अगर किसी क्षेत्र विशेष के पास भूभाग है। दूसरा जनसंख्या, अगर किसी क्षेत्र विशेष के पास जनसंख्या है। तीसरा सरकार, अगर किसी क्षेत्र के पास सरकार है। और चौथा संप्रभुता, और अगर वो सरकार, उस क्षेत्र विशेष की सरकार के पास संप्रभुता है, यदि ये 4 चीजें किसी क्षेत्र विशेष के पास हैं तो उसको हम क्या कह सकते हैं? राज्य। इस बात का निर्धारण कहां पर हुआ? 1933 में मोंटेविडो कन्वेंशन में। कौन कौन से 4 तत्व? भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। अब हम देखेंगे कि क्या भारत एक राज्य है, तब हम इन चारों चीजों की तुलना करेंगे कि क्या भारत के पास ये 4 चीजें हैं। तो अगर हम बात करें भारत की, तो भारत के पास क्या है इनमें से और क्या नहीं है, भारत के संदर्भ में बात करते हैं। और पॉलिटी में स्टेट जो शब्द है, राज्य जो शब्द है, वो किसी स्पेसिफिक राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड के लिए नहीं प्रयोग होता है। पॉलिटी में राज्य शब्द का प्रयोग भारत सरकार का कहां तक शासन फैला हुआ है, कहां तक भारत सरकार का नियम कानून चलता है, उस क्षेत्र विशेष को हम राज्य कहते हैं या स्टेट कहते हैं। पॉलिटी में इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो पहली चीज क्या है? पहली चीज भूभाग भारत के पास है कि नहीं है। तो भारत के पास भूभाग, ये वाला पहला वाला पॉइंट है, ठीक ठाक भूभाग है, लगभग 32,87,000 कुछ स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। दूसरा क्या है? जनसंख्या। अगर हम बात करें जनसंख्या की तो भारत के पास जनसंख्या ठीक ठाक है। और ठीक ठाक क्या, आप समझ रहे हैं, चाइना के बाद हम ही हैं जनसंख्या के मामले में। और अगर 2021 का सेंसस होगा, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो, फिलहाल तो नहीं ही हो रहा है, 2021 का थोड़ा सा डिले होगा। और तब आपको पता चल जाएगा कितनी जनसंख्या है। नियर अबाउट 1 अरब, मतलब 100 करोड़ तो पार ही हो चुकी है। उसके ऊपर 40 करोड़, 50 करोड़ कितनी है वो
जब सेंसस होगा तो पता चलेगा। जनसंख्या भी है। तीसरा सरकार, भारत के पास सरकार भी है और वर्तमान में लोकतांत्रिक सरकार है। और किसकी सरकार है केंद्र में? एनडीए की सरकार है। चौथा संप्रभुता। अब आप सोच रहे होंगे ये संप्रभुता क्या है, सॉवरेनिटी क्या है। बात करें संप्रभुता की तो संप्रभुता है कि भारत अपने बाह्य और आंतरिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है या नहीं स्वतंत्र है। तो अगर हम बात करें भारत की तो भारत अपने बाह्य और आंतरिक निर्णय लेने में स्वतंत्र है, ये आपको भी पता होगा। कैसे स्वतंत्र है? भारत अपने किसी भी बाह्य या आंतरिक निर्णय को लेने में स्वतंत्र है। कैसे? आप देखेंगे कि 370 धारा कश्मीर से हटानी थी, ये भारत का आंतरिक निर्णय था। इसके लिए क्या हम किसी देश से बोलने गए कि हम हटाएं कि ना हटाएं, हम करें कि ना करें? नहीं, भारत सरकार ने अपने हिसाब से निर्णय लिया और 370 हटाया। जो भी उसमें अभी कुछ लागू है, कुछ हटा है, वो जब डिटेल में डिस्कस करेंगे 370 के बारे में तो बात करेंगे। और दूसरा क्या है? राम मंदिर का मुद्दा है। राम मंदिर के मुद्दे पर क्या हम किसी देश से गए पूछने कि करें कि ना करें, ऐसा करें कि वैसा करें? कुछ नहीं किया, हमने अपने हिसाब से निर्णय लिया, हम स्वतंत्र हैं। ठीक ऐसे ही भारत अपने बाह्य निर्णयों को लेने में भी स्वतंत्र है कि भारत से बाहर किसके साथ किस तरह से राजनीतिक समझौता करना है, किसके साथ कैसा व्यापारिक समझौता करना है, उसके लिए भारत स्वतंत्र है। लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थिति है, यदि हम बात करें 1947 से पहले या 1950 से पहले, तो क्या भारत एक राज्य था या नहीं था, ये हमको सोचना पड़ेगा। 1947 या 1950 से पहले क्या भारत एक राज्य था? क्या भारत एक राज्य था? तो करना क्या है, हमको यही चार चीजों से कंपेयर कर लेना है कि ये चार चीजें भारत के पास थी कि नहीं थी। अगर थी तो भारत एक राज्य था, अगर नहीं थी तो भारत एक राज्य नहीं था। तो देखते हैं पहला चीज, भूभाग। भूभाग तो जितना वर्तमान में है उससे ज्यादा था भारत के पास 1947 से पहले। तो ये तो था, पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, अफगानिस्तान का भी कुछ भाग था। दूसरा क्या है, जनसंख्या। तो आज भारत के पास ज्यादा जनसंख्या है, उस टाइम भी जनसंख्या थी, बस जनसंख्या कम थी। तीसरा क्या है, सरकार। तो भारत के पास सरकार भी थी 1947 या 1950 से पहले। ठीक है, अब कैसी सरकार थी, किस तरह से चुनाव हुआ था, ये सब बातें हम करेंगे आगे, जब अभी तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो भारत के पास सरकार भी थी। चौथा क्या है, चौथा है संप्रभुता। तो क्या भारत के पास संप्रभुता थी या नहीं थी? भारत के पास सरकार तो थी, लेकिन था क्या कि उस सरकार को ब्रिटेन के क्राउन नियंत्रित करते थे। भारत सरकार अपने आप में स्वतंत्र नहीं थी, वो भारत से जुड़े आंतरिक और बाह्य निर्णय को नहीं ले सकती थी। इसका निर्णय कौन करता था? ब्रिटेन के क्राउन करते थे। तो भारत के पास संप्रभुता नहीं थी। तो 1947 या 1950 से पहले क्या भारत एक राज्य था? यदि ये सवाल आपके सामने आता है तो इसका उत्तर होगा नहीं। 1947 या 1950 जब भारत का संविधान लागू हुआ उसके पहले भारत एक राज्य नहीं था, क्योंकि भारत के पास राज्य के निर्धारक तत्व भूभाग तो था, राज्य का दूसरा निर्धारक तत्व जनसंख्या तो थी, राज्य का तीसरा निर्धारक तत्व सरकार तो थी, लेकिन भारत के पास अपनी संप्रभुता नहीं थी, भारत के पास अपनी सॉवरेनिटी नहीं थी। भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों से जुड़े किसी भी निर्णय को लेने में स्वतंत्र नहीं था, या भारत सरकार नहीं स्वतंत्र थी। तो 1947 और 1950 से पहले भारत एक राज्य नहीं था, इससे ये पता चलता है।
अब हम दूसरा क्या देखेंगे, दूसरा देखेंगे कि व्यवस्था। जब राज्य देख लिए, राज्य का क्या मतलब होता है, अब इसके बाद देखेंगे व्यवस्था। हमने राज्य का अर्थ देख लिया और किन किन आधारों पर किसी क्षेत्र को राज्य निर्धारित करते हैं ये भी देख लिया। अब हम दूसरा देखेंगे व्यवस्था, या अंग्रेजी में बोले तो सिस्टम। देखिए होता क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी संस्था को, किसी भी विद्यालय को, इवन किसी भी घर परिवार को चलाने के लिए हमको व्यवस्था चाहिए होती है। और व्यवस्था बनेगी कैसे, व्यवस्था बनेगी नियमों से या रूल से, अंग्रेजी में रूल बोलेंगे, नियमों से और रूल्स से। तो होगा क्या कि ढेर सारे रूल एक साथ थोड़ी ना बना लिए जाएंगे कि यही बन जा रहे हैं, इसी के आधार पर सब कुछ होगा। कुछ बेसिक रूल या मौलिक नियम बनाए जाएंगे और उसी के आधार पर समय समय पर अन्य नियम बनाए जाएंगे। मौलिक नियम या बेसिक रूल बनाए जाएंगे और उसी के आधार पर समय समय पर अन्य नियमों का निर्माण होता रहेगा, जैसे जरूरत पड़ेगी, जब जब तब तब होता रहेगा। जैसे है क्या कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में दिया है जीवन जीने की स्वतंत्रता या जीवन जीने का अधिकार। तो जीवन जीने के अधिकार के आधार पर, इस मौलिक नियम के आधार पर हमने समय समय पर अन्य नियमों का निर्माण हमारे संविधान में किया है। जैसे कि वायु प्रदूषण अधिनियम का निर्माण किया है। क्यों किया है? क्योंकि हमको जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है, इसलिए हमने वायु प्रदूषण अधिनियम का निर्माण किया है। और समय समय पर हमने फिर क्या किया है, जल प्रदूषण अधिनियम का निर्माण किया है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम का निर्माण किया है। तो हुआ क्या कि एक मौलिक नियम बनाया और उसके आधार पर फिर हमने समय समय पर अन्य नियमों का निर्माण किया। अब अगर कुल मिला के कहें तो किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए मौलिक नियमों का जो समूह होता है उसी को संविधान कहते हैं। ठीक है, अगर संविधान की बात करें तो हम क्या कहते हैं, लिख लेंगे संविधान। संविधान किसे कहते हैं? तो किसी भी देश की व्यवस्था को चलाने के लिए मौलिक नियमों का समूह संविधान कहलाता है। अब ये तो हमने देख लिया कि संविधान किसे कहते हैं। किसी भी देश की व्यवस्था को चलाने के लिए मौलिक नियमों का जो समूह होता है वो संविधान कहलाता है। अब हम इसके आगे देखेंगे कि संविधान कितने प्रकार का होता है। संविधान दो प्रकार का होता है, मतलब दो प्रकृति के आधार पर दो प्रकारों में बांटा जाता है। अब इसके आगे हम देखने वाले हैं कि संविधान कितने प्रकार का होता है। हमने देख लिया कि संविधान किसे कहते हैं। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं संविधान कितने प्रकार का होता है। तो यदि हम बात करें संविधान के प्रकारों की तो दो आधार पर डिसाइड करते हैं। पहला है दस्तावेज के आधार पर, दूसरा है राजनीति के आधार पर। दस्तावेज के आधार पर दो तरह के संविधान होते हैं, लिखित या रिटन, और दूसरा होता है अलिखित या अनरिटन। ठीक है, और अगर हम दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर बात करते हैं तो दो तरह के संविधान इसमें भी देखने को मिलते हैं, एकात्मक और दूसरा संघीय। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है? तो लिखित संविधान वो संविधान होते हैं जो किसी देश की व्यवस्था को चलाने के लिए
कानून या नियमों का समूह बनाया गया है वो कहीं पर संग्रहित किया गया है, किस फॉर्म में, रिटन फॉर्म में या लिखित रूप में, तो उसको कहते हैं लिखित संविधान। जैसे कहाँ का संविधान, भारत का संविधान या अमेरिका का संविधान, ये क्या है, लिखित संविधान। लेकिन अगर हम बात करें अलिखित संविधान की, तो किसी देश की व्यवस्था को चलाने के लिए जो नियम या रूल बनाए गए हैं वो लिखित फॉर्म में नहीं है, वो ट्रेडिशनल फॉर्म में है। वहाँ की राजा ने या वहाँ की सरकार ने कहा कि ऐसा करेंगे और वैसा करते चले आए हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, अलिखित संविधान। जैसे कि ब्रिटेन का संविधान। एकात्मक संविधान का क्या मतलब होता है, एकात्मक संविधान का मतलब होता है किसी भी देश में एक स्तर की सरकार होती है तो वहाँ के संविधान को कहते हैं एकात्मक संविधान। वहाँ पर भारत देश की तरह राज्य और केंद्र में सरकार नहीं बटी होती है, वहाँ पर सिर्फ एक स्तर की सरकार होती है। तो ऐसी सरकार कहाँ पे देखने को मिलती है, ब्रिटेन और फ्रांस में। संघीय संविधान ऐसे देश के संविधान को कहते हैं जहाँ पर सरकार दो स्तर में बटी होती है, एक संघ और एक राज्य के फॉर्म में। जैसे भारत में और कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में, यहाँ का संविधान क्या है, संघीय संविधान है। भारत के संविधान को हम अर्ध संघीय कहते हैं, किस लिए, क्योंकि यहाँ पर राज्य के पास कम शक्तियां हैं और केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हैं। तो आपने आज क्या क्या देखा, आपने देखा कि कोई विषय कैसे जन्म लेता है और राज्य व्यवस्था में राज्य का क्या अर्थ है, व्यवस्था का क्या मतलब है, संविधान किसे कहते हैं, संविधान कितने प्रकार का होता है, ये आपने आज देख लिया। और आपने क्या देखा कि संविधान कितने प्रकार का होता है, लिखित या अलिखित। तो आज ये राज्य व्यवस्था और संविधान का एक परिचय इसी की क्लास थी जो कि हो चुकी है। अब हम आगे जो क्लास होगी वो होगी भारत का संवैधानिक विकास या भारत का संवैधानिक इतिहास। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और पहले की वीडियो जिसमें सिलेबस डिस्कस किया गया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे चैनल पर मैथ्स और जीएस पढ़ाई जाएगी। फिलहाल जीएस में अभी पॉलिटी पढ़ाई जा रही है और कुछ ही दिनों में पॉलिटी के साथ साथ और भी सब्जेक्ट शुरू होंगे। जैसे अगला सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स होगा, तो आप एकदम निश्चिंत रहें। मैथ्स सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जीएस सारे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कंप्लीट कराई जाएगी और जीएस में पॉलिटी पूरी कराई जाएगी। उसके बाद क्या, उसके साथ ही साथ अभी कुछ ही दिनों बाद इकोनॉमिक्स भी शुरू होगी। फिर आगे हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी पढ़ाएंगे, साइंस भी पढ़ाएंगे, हिंदी भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो देखते रहिए और आपको एक एक दिन एक एक वीडियो मिलती रहेगी, मैथ्स की, जीएस की, मैथ्स की, जीएस की, ऐसे वीडियो आती रहेंगी। वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट कीजिए और हमको थोड़ा सा इनकरेज कीजिए ताकि हम और अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आ सकें। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि कुछ नहीं करना है, बस शेयर करना है और आपको देखना है फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई वो नहीं है, चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है। आप बस शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए रोज नई नई वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।